बिहार कर्मचारी चयन आयोग में बिहार एसएससी, जिसमें तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में इसका टेस्ट सीरीज हम लोग चौथा पढ़ते हैं। टेस्ट सीरीज 4 नंबर में जानते हैं क्वेश्चन के साथ आप लोग आंसर दीजिएगा। जिसमें सबसे पहले है ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? साओ पाउलो। ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन है? साओ पाउलो। तो और विश्व में कहवा और तथा पात्र कहाँ पाया जाता है? तो ब्राजील में सबसे ज्यादा होता है। ब्राजील में कहवा क्या है? बड़े बड़े बागान या उद्योग है जिन्हें फजेंडा कहा जाता है। और विश्व में सबसे बड़ा कहवा का मंडी साओ पाउलो कहा जाता है। विश्व में जो है कहवा का सबसे बड़ा मंडी किसको बोला जाता है? तो साओ पाउलो कहा जाता है। अब ब्राजील की मुद्रा क्या है? रियाल। और सेंट्रोस को ब्राजील का कहवा का पतन कहा जाता है। जो सेंट्रोस है, सेंट्रोस को क्या कहा जाता है? ब्राजील के कहवा का पतन कहा जाता है। अब हम आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है, दूसरा देश कौन सा है? दूसरा देश कौन सा है? तो स्वीडन है। बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उसमें एक फिनलैंड और दूसरा देश क्या है? स्वीडन है। बोथनिया की खाड़ी कहाँ है? बाल्टिक सागर के उत्तरी भुज में है। बोथनिया की खाड़ी बाल्टिक सागर के कौन सा उत्तरी भुज में बोथनिया की खाड़ी है। और बोथनिया की खाड़ी और कहाँ है? फिनलैंड के पश्चिमी घाट और स्वीडन के पूर्वी तट पर भी स्थित है। बोथनिया की खाड़ी फिनलैंड के पश्चिमी घाट और स्वीडन के पूर्वी तट पर स्थित है। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी और मुद्रा फिनलैंड के यूरो। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी और मुद्रा यूरो। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और मुद्रा कोरोना है। मुद्रा कोरोना है। अब आते हैं 3 नंबर पे। बैडमिंटन के खेल के मैदान को क्या कहते हैं? तो बैडमिंटन के खेल के मैदान को क्या कहते हैं? तो कोर्ट बोलते हैं। सी नंबर में है कोर्ट। बैडमिंटन खेल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। और इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना कब हुई? 1934 ईस्वी में इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना की गई। और बैडमिंटन में विश्व चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई? 1977 में हुई। और बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी है? तो 44 फीट और चौड़ाई 20 फीट और नेट की ऊंचाई कितना रहता है? 5 फीट तक रहती है। जिसमें बैडमिंटन में का शब्दावली कौन कौन है? कोर्ट होता है, लॉन्ग होता है, लॉन्ग सर्विस होता है, नेट फॉल्ट होता है, डबल फॉल्ट होता है। इसमें बैडमिंटन की शब्दावली। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। भूकंप तरंगों का वेग तथा स्थान ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है भूकंप तरंगों का वेग तथा स्थान ज्ञात करने के लिए? सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। 4 नंबर में कौन है? सी नंबर, सिस्मोग्राफ। भूकंप तरंग का वेग और स्थान ज्ञात करने के लिए किसका? सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। और है बैरोग्राफ द्वारा क्या होता है? वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को नापा जाता है। बैरोग्राफ से क्या होता है? वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को नापा जाता है। और बैरोमीटर से क्या होता है? बैरोमीटर वायु दाब मापने में काम आता है। और बाइनोकुलर से क्या होता है? दूर की वस्तु को देखने में काम आता है। बाइनोकुलर से दूर की वस्तु को देखने में काम किया जाता है। मोनोमीटर से गैस का दाब ज्ञात करने में मदद किया जाता है। और मैनोग्राफ द्वारा ध्वनि की दूर स्थान तक ले जाया जाता है। मैनोग्राफ इसके द्वारा क्या होता है? ध्वनि की दूर स्थान तक ले जाया जाता है। अब आते हैं 5 नंबर में। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका होगा कौन सा? जोधपुर, राजगीर, मुंबई या गुरुग्राम? तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम, जो कि डी नंबर में है। अब आते हैं 6 नंबर में। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो 6 कौन कौन है? भारतीय संविधान में कितना? 6 प्रकार के। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया मौलिक अधिकार को। वही मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में? तो भाग 3 में उल्लेख है, अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 12 से 35 में कौन मौलिक अधिकार का उल्लेख? संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में है।
और संविधान के भाग 3 को भारतीय नागरिकों का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है या अधिकार पत्र कहा जाता है। मूल अधिकार वर्तमान में कितना है? 6 है। क्योंकि 44वां जो संशोधन हुआ था, उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या किया था? अनुच्छेद 31 के तहत मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। तो कानूनी अधिकार कितना है? 300 के क्या में कानूनी अधिकार है। और है अनुच्छेद 19 के एफ में, जो कि संपत्ति के स्वतंत्रता से संबंधित था, उसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, जो कि 19 के एफ में था। अब आते हैं 7 नंबर में। किस भारतीय जल प्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो कौन सा होगा इसका? तो जोग में। किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग झरने हैं? तो जोग भारत का सबसे ऊंचा झरना क्या है? जोग प्रपात सबसे ऊंचा झरना है। अब आते हैं हम लोग 8 नंबर में। पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? पूरा जो पाषाण काल था उसमें लोग कहाँ रहते थे? 8 नंबर का ए, पहाड़ की कंदराओं में पूरा पाषाण के लोग रहते थे। पूरा पाषाण के लोग क्या था? पहाड़ की कंदराओं में रहते थे। और क्या था उसमें? पूरा पाषाण काल भारत में प्रथम स्थान की खोज कब हुई? 13 मई 1863 ईस्वी में क्या हुआ? पूरा पाषाण काल के लोग पहाड़ की कंदराओं में रहते थे और उसमें क्या होता था? पूरा पाषाण के लोग भारत में प्रथम स्थान की खोज 13 मई 1863 को किसने करवाया? सर रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। और पूरा पाषाण के अंतिम चरण में क्या हुआ? आग की खोज किया गया लास्ट में। पूरा पाषाण में भीमबेटका और अहमदगढ़ से शैल चित्रों का प्रमाण मिलता है। उसके बाद आते हैं 9 नंबर में। संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है कौन? तो गंगा नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है संसार में। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ी डेल्टा है। डेल्टा का आकार कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। वृद्धावस्था में नदी डेल्टा का निर्माण करती है। और मैंग्रोव वन सुंदर वन को ही कहा जाता है। उसके बाद 10 नंबर में आते हैं। बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? तो 1.55 मीटर बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? 1.55 मीटर। और बैडमिंटन के रैकेट का वजन कितना होता है? 85 से 140 ग्राम के बीच होता है। और बैडमिंटन के शब्दावली कौन कौन है? तो स्मैश है, लव है, लेट, ड्रॉप, सेट पॉइंट और हाई सर्विस, ये बैडमिंटन की शब्दावली है। आधुनिक गोल्फ खेल की शुरुआत कहाँ हुई थी? स्कॉटलैंड में हुई थी। और टी गोल्फ खेल का समतल भूमि है जहां से पहला शॉट लगाया जाता है। उसके बाद आते हैं 11 नंबर में। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो इसमें होगा कौन सा? इसका होगा डी नंबर, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ये कथन सही है। संसदात्मक प्रणाली कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। संसदीय प्रणाली में संवैधानिक प्रमुख नाम मात्र के होते हैं। और संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडल प्रणाली, प्रधानमंत्री के प्रणाली भी कहते हैं। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सर्व प्रमुख, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द प्रयुक्त होते हैं। अब भारत में संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई, ये तो आप लोग बताएं। अब आते हैं 12 नंबर में। मरे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? तो मरे डार्लिंग किस देश में है? 12 का होगा सी नंबर, ऑस्ट्रेलिया में। मरे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में है। और कौन से कहाँ पर है? दक्षिण महासागर में गिरती है। और मेडागास्कर, तो मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है। मेडागास्कर जो कि अफ्रीका के मुख्य भूमि से मोजाम्बिक चैनल द्वारा अलग होता है। अब विश्व के प्रमुख जल डमरूमध्य और संबंधित सागर, तो जो है पाक जल डमरूमध्य, जो कि बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर से संबंधित है। और अलग कौन कौन करता है पाक जल डमरूमध्य को? भारत एवं श्रीलंका। उसके बाद आता है मलास्का जल डमरूमध्य, जो कि जावा सागर और बंगाल खाड़ी के बीच अवस्थित है। और अलग कौन कौन करता है? मलाया और सुमात्रा, उसको अलग करता है मलास्का को। और बेरिंग जल संधीय जल डमरूमध्य अंटार्कटिका सागर व बेरी सागर के बीच है।
अंटार्कटिका सागर और बेरिंग सागर के बीच बेरिंग है। और कौन कौन देश के अलग करते हैं इसको, तो रूस और अलास्का इसको अलग करते हैं, जिनसे अलग होती है रूस और अलास्का, बेरिंग जिससे। अब आते हैं 13 नंबर में, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 350 का ए में है, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा दिए जाने का प्रावधान है। और क्या है? अनुच्छेद 343 351 भाषा से संबंधित है, जो कि भाग कितना है? 16 से संबंधित है, नहीं भाग 17 से संबंधित है। उसके बाद है अनुच्छेद 343 के एक में क्या है? राजभाषा हिंदी का उल्लेख है। और अनुच्छेद 50 के क्या में क्या है? 50 के खा के अंतर्गत क्या होता है? अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। फिर है अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा से संबंधित अंग्रेजी भाषा है। 348 में अंग्रेजी भाषा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में। और अनुच्छेद 351 में क्या है? हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है। 351 में है जो हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है। इसके बाद आते हैं 14 नंबर में, विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राज्य था, कौन था? तो हम्मुराबी। विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा कौन था? हेमुराबी। हेमुराबी का था, बेबीलोन का शासक था। हेमुराबी कहाँ का शासक था? बेबीलोन का। और हम्मुराबी संहिता में जैसे का तैसा दंड का प्रावधान था, जैसे तैसे दंड दिया जाता था। और भारत का प्रथम विधिवेत्ता कौन है? मनु। मनु जो कि शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। मनु थे जो कि शुंग वंश के जो शासक पुष्यमित्र शुंग थे उसके दरबार में रहते थे। और हिंदू की प्रथम विधि पुस्तक मनुस्मृति कहलाती है। उसके बाद आते हैं 15 में, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे? तो इसमें होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि प्रथम राष्ट्रपति थे, 2 कार्यकाल तक बने रहे। राजेंद्र प्रसाद को प्रथम बार संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति चुना। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो लगातार 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति पद पर रहे। और उसके बाद एस राधाकृष्णन भारत के ऐसे प्रथम उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति पद पर व्यासीन हुए। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उनके जन्मदिन 5 सितंबर पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आते हैं 16 में, गुलाबों की लड़ाई हुई थी। गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुई थी? तो 16 का होगा सी, इंग्लैंड में। गुलाबों की लड़ाई इंग्लैंड में हुई थी। गुलाबों की लड़ाई ने सामंतवाद को धराशायी कर दिया। और रक्तहीन क्रांति, जिसे गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं, वो 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ। रक्तहीन क्रांति द्वारा राजा कौन था? रक्तहीन क्रांति द्वारा राजा विलियम तृतीय को सत्ता प्रदान किया गया। और औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही हुआ। उसके बाद आते हैं 17 में, बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? तो अरुंधति राय थी, जो कि बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम महिला थी। अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के रूप में भी जाना जाता है। अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के रूप में भी जाना जाता है। और बुकर पुरस्कार 1997 में दिया गया। अरुंधति राय को 1997 में बुकर पुरस्कार दिया गया। और भारतीय मूल के बी.एस. नायपाल को 1971 में द इन ए फ्री स्टेट के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया। बी.एस. नायपाल को कब? 1971 में द इन ए फ्री स्टेट के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया। उसके बाद है सलमान रुश्दी को 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया। और 2006 में किरण देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया। और अरविंद अडिगा को 2008 में मान बुकर पुरस्कार व्हाइट टाइगर के लिए दिया गया। और उसके बाद है मान बुकर पुरस्कार 1969 में दिया जाता था। उसके बाद 18 में आते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? जो कि जिनेवा में है। WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। और WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना की गई थी। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय वियना।
अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय रोम में है और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। और है हाल ही में कोविड-19 का जो संक्रमण डब्ल्यूएचओ द्वारा चीन के पक्ष लेने के आरोप में अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की थी। उसके बाद है 19 नंबर में, दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? दिल्ली जो समझौता हुआ था उस दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? 19 का कौन सा होगा? लॉर्ड इरविन, डी नंबर 19 का डी होगा लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन 5 मार्च 1931 को दिल्ली समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ। दिल्ली समझौता के दौरान क्या हुआ? सबने अवज्ञा आंदोलन का स्थगित कर गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे और कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए जो गांधी जी थे। और दलितों को अलग निर्वाचन देने के लिए गांधी जी ने क्या किया? विरोध कर दिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वह वापस लौट आए। उसके बाद है 20 नंबर में, रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इवानोवो को। रूस का मैनचेस्टर इवानोवो को कहा जाता है। मैनचेस्टर ब्रिटेन में है जो कि सूती वस्त्र के लिए विख्यात है। मैनचेस्टर कहाँ है? ब्रिटेन में, जो कि सूती वस्त्र के लिए विख्यात है। और जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर ओसाका। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। सूती वस्त्र की राजधानी बम्बई को कहा जाता है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को बोलते हैं। सूती वस्त्र उद्योग कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग है और भारत में सबसे अधिक श्रम शक्ति सूती वस्त्र उद्योग में ही होती है। उसके बाद 21 नंबर में आते हैं, मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? तो इसका होगा 21 का सी, नदी में। मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग नदी को दिखाने के लिए किया जाता है और मानचित्र पर नीला रंग जल को प्रदर्शित करता है। मानचित्र पर जब नीला रंग होता है उसको जल को प्रदर्शित करता है। और अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक है। और नीला ग्रह किसको कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। नीले रंग का प्रकीर्णन के कारण ही आकाश नीला दिखाई देगा। और लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। उसके बाद है 22 नंबर में, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? तो ये होगा एहोल अभिलेख में कालिदास का नाम मिलता है। कालिदास का नाम कौन सा अभिलेख? एहोल अभिलेख मिलता है। एहोल अभिलेख में क्या है? भैरवी और महाकालेश्वर मंदिर का भी चर्चा मिलता है। उसके बाद है एहोल अभिलेख कहाँ है? बतापी, जिसको बदामी बोलते हैं, उसमें अवस्थित है। एहोल अभिलेख के समय रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया। एहोल अभिलेख किसके समय लिखा गया? तो रवि कीर्ति के समय लिखा गया या उसके द्वारा लिखा गया। एहोल अभिलेख चालुक्य वंश के महानतम शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तीर्ण करवाया। उसके बाद है 23 नंबर, बाकर कप का संबंध किस खेल से है? तो बाकर कप का संबंध किससे है? गोल्फ से। गोल्फ से संबंधित अन्य कप कौन कौन है? तो राइडर कप है, प्रिंस बेल्स कप है, नोमुरा ट्रॉफी है, मुथैया गोल्ड कप आदि है जो कि गोल्ड कप से संबंधित है। बाकर कप गोल्ड कप संबंधित है। हॉकी का पहला विश्व कप कब हुआ? 1971 में। कहाँ हुआ? बार्सिलोना में हुआ था। और हॉकी से संबंधित सब कौन कौन सा कप कौन कौन सा है? तो आगा खां कप है, महाराजा रंजीत सिंह गोल्फ कप है, लेडी रतन ट्रॉफी है, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, मुरुगप्पा गोल्ड कप और वेलिंगटन कप है। ये सब हॉकी से संबंधित कप है। उसके बाद आते हैं 24 नंबर में, हर्षवर्धन पुत्र था, किसका था? हर्षवर्धन किसका पुत्र था? तो प्रभाकर वर्धन का पुत्र हर्षवर्धन था। और पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? तो नरवर्धन थे। पुष्यभूति वंश के संस्थापक नरवर्धन। और पुष्यभूति की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर थी। और थानेश्वर के स्थान पर राजधानी कन्नौज को किसने बनाया? हर्षवर्धन ने थानेश्वर से हटाकर कन्नौज राजधानी बना दिया। और हर्षवर्धन की बहन का नाम राजश्री और बड़े भाई का नाम राज्यवर्धन था। हर्षवर्धन के माता का नाम क्या थी? यशोमती था, जो कि सती हो गई थी, जो कि हर्षचंद्र अनुसार के हम लोग को पता चलता है। हर्षवर्धन को भारी सफलता 629 ईस्वी में बल्लावी शासक ध्रुव सेन को पराजित करने से मिली थी।
और हर्षवर्धन का सबसे बड़ा पुत्र कौन था? गौड़ के शासक हर्षवर्धन का सबसे बड़ा शत्रु कौन था? तो गौड़ के शासक शशांक था। उसके बाद आते हैं 25 में, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। भारत का संरचनात्मक बेरोजगारी सबसे अधिक है। भारत में शिक्षित बेरोजगारी की भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब भारत में अदृश्य बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। शहरी बेरोजगारी मुक्त शिक्षित बेरोजगारी है, यही है। उसके बाद आते हैं हम लोग 26 नंबर में, सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की? सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था लागू की। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के मूल्य के बराबर तांबे के सिक्के चलाए। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के मूल्य के सिक्के के बराबर तांबे का मूल्य चलाया। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के समय सबसे अधिक विद्रोह भी हुआ और सबसे विवादित विद्वान शासक कौन थे? सुल्तान कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक थे, जो कि मुस्लिम शासक थे। और मोहम्मद बिन तुगलक सबसे अधिक क्षेत्रफल पर शासन करने वाला भी सुल्तान था। दीवान कोई, जो कि कृषि विभाग की स्थापना किसने करवाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने ही करवाया था। उसके बाद है 27 में है, बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई? तो बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति अपनाई। बाजार नियंत्रण व्यवस्था द्वारा प्रत्येक वस्तु का दाम निर्धारित किया गया। किसके समय में? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में। उसके बाद है मलिक याकूब और मलिक काजिबिल ने सुल्तान को बाजार नियंत्रण में सहयोग किया। बाजार नियंत्रण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अपने साम्राज्य को नियंत्रण बनाए रखना और मंगोल आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र में शक्तिशाली सेना रखना था। अलाउद्दीन के समय सबसे भीषणतम मंगोल आक्रमण हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी, जो कि प्रथम मुस्लिम शासक जिन्होंने धर्म को राजनीति से अलग किया था। उसके बाद 28 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो 28 का होगा डी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ क्या टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? और नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? तो पहाड़ी है तमिलनाडु में स्थित है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा? डोडा बेटा, जो कितना है? 2637 मीटर ऊंचा है। टोडा जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? पशुपालन। गारो और खासी जयंतिया कहाँ है? तो मेघालय में है गारो और खासी जयंतिया। 211 के अनुसार जनसंख्या जनजातियों को भारत में 8.14% है। उसके बाद 29 नंबर में आते हैं, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ अकबर के शासनकाल में हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग शासनकाल में हुआ। हिंदी शासन का स्वर्ण काल अकबर के काल को कहा जाता है। और अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर के समय में महाभारत का अनुवाद, जिसको रज्मनामा के नाम से जाना जाता है, और बदायूं ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया। बदायूं ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया। उसके बाद संगीत पर सबसे अधिक पुस्तक औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया। संगीत पर प्रतिबंध औरंगजेब ने ही लगाया था, लेकिन पुस्तक उसके समय में ज्यादा मिला। साहित्य और सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्त काल स्वर्ण काल कहा जाता है। साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है और चित्रकाल की दृष्टि से जहांगीर का काल स्वर्ण काल माना जाता है। और राम में राज की अवधारणा महात्मा गांधी ने दी थी। उसके बाद आते हैं 30 नंबर में, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? तो होगा 77% भाग कृषि पर आश्रित है। बिहार की कुल जनसंख्या का 77% भाग कृषि पर आश्रित है। बिहार में कृषि का पिछड़ापन दूर करने के लिए बिहार सरकार ने तृतीय कोर्स कृषि रोड मैप 2017-22 के लिए तैयार किया और राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने तृतीय कृषि रोड मैप का उद्घाटन किया। कहाँ? बिहार में। बिहार में शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं है और बिहार में केवल 11.29 आबादी शहर में ही निवास करती है, जो कि 2011 जनगणना के अनुसार है। अब तो बढ़ा होगा।
31 में है, राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। भारत में सर्वाधिक आबादी कृषि क्षेत्र में कार्यरत है और भारत में कृषि पर आधारित उद्योग में सर्वाधिक श्रम सूती वस्त्र उद्योग में शामिल है। उसके बाद आते हैं 32 नंबर में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया? तो ये होगा महारानी एलिजाबेथ प्रथम, जो कि बी में है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया और 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों के लिए पूरी व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान की। ईस्ट इंडिया कंपनी के कितना साझेदार थे? 217 साझेदार थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर स्मिथ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम स्वतंत्र प्रभार जो कि प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे और बिना किसी अतिरिक्त प्रभार के भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक थे। उसके बाद आते हैं 33 नंबर में, निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व में सर्वप्रथम कोविड-19 की वैक्सीन विकसित कर लेने का दावा किया था? तो इसका होगा ए बी, रूस ने सर्वप्रथम वैक्सीन बना लेने का विकसित करने का दावा किया था। उसके बाद है 34 नंबर में, भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की? तो 34 का होगा बी, अस्थायी बंदोबस्त। भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा? तो अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ की। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि 23 मार्च 1793 को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। अस्थायी बंदोबस्त में भूमि का मालिक क्या होता था? जमींदार को बनाया जाता था। अस्थायी बंदोबस्त में जो भूमि का जो मालिक होता था वो कौन था? जमींदार होता था। और अस्थायी बंदोबस्त का जनक कौन है? सर जॉन शोर है। इसमें पीवीआई क्वेश्चन है। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कलेक्टर को न्यायिक कार्यों से अलग कर दिया और कॉर्नवालिस टीपू के साथ 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि भी की थी। उसके बाद 35 में, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। ये में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स जो कि 1772 से 1785 ईस्वी तक रहा। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी का संपूर्ण क्षेत्र था। स्वतंत्र प्रभार विशुद्ध रूप से बिना अतिरिक्त प्रभार भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। उसके बाद आते हैं 36 नंबर में, सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई? तो बंगाल अधिनियम 17। सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई? तो बंगाल अधिनियम 17 के तहत। सती प्रथा को 1829 में एक्ट 17 के अधीन विलियम बेंटिक ने समाप्त कर दिया, एक्ट 17। और राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भानुगुप्त ने एरन अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख का प्रमाण मिलता है। सती प्रथा का उल्लेख का प्रमाण किसमें मिलता है? तो भानुगुप्त के द्वारा एरन अभिलेख है उसमें। अथर्ववेद में सती प्रथा का सांकेतिक प्रमाण भी मिलता है। दास प्रथा एक्ट 5 के अधीन 1847 में लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा को समाप्त करने की घोषणा की थी। उसके बाद है 37 नंबर में, उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री कौन बने? तो इसका होगा सी, पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री बने, पुष्कर सिंह धामी। उसके बाद 38 में आता है, निम्न में से कौन संविधानोत्तर संस्था है? तो 38 का होगा सी, नीति आयोग, जो कि संविधान से संबंधित ये नहीं है, संविधानोत्तर संस्था। नीति आयोग एक संविधानोत्तर संस्था, क्योंकि इसका संविधान से कोई उल्लेख ही नहीं है। 1 जनवरी 2015 से वर्तमान केंद्र सरकार ने योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग की स्थापना की। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होता है। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में है, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में, चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 में और अंतर्राष्ट्रीय परिषद अधिनियम
अनुच्छेद 263 में, जो कि इसमें संविधान के अंतर्गत आता है। उसके बाद है 39 नंबर में, बिपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? ये थे उदारवादी थे बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन उदारवादी विचारधारा से शुरू किया, और बिपिन चंद्र पाल गरम दल के तीन रत्नों में से एक थे, जिसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जो कि गरम दल के नेता थे, जिनको लाल बाल पाल जो कि पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल के क्षेत्र से संबंधित थे। तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी, और अखिल भारतीय स्तर के प्रथम नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। उसके बाद आते हैं 40 में, बिहार दिवस 2022 की थीम क्या घोषित की गई थी? 40 का होगा सी, जल जीवन हरियाली। बिहार दिवस 2022 की थीम जल जीवन हरियाली। उसके बाद आता है 41 में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस वरिष्ठ अधिवक्ता को न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया? तो 41 का बी, प्रशांत भूषण ने सर्वोच्च न्यायालय के निम्न में से किस वरिष्ठ अधिवक्ता को न्यायालय का अवमानना का दोषी पाया गया? तो प्रशांत भूषण। 41 का बी। अब आते हैं 42 में, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इंडियन नामक पत्रिका किसने? दादा भाई नौरोजी ने निकाला। और इंडियन लीग की स्थापना किसने करवाया? तो शिशिर कुमार घोष द्वारा किया गया। और उदारवादी कांग्रेस संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में एस.एन. बनर्जी ने किया था, और बंगाली के संपादक किसने किया? एन.एन. बनर्जी ने किया। उसके बाद है 43 में, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? तो कैरोलिना ब्लाबास्का, जो कि मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है। उसके बाद आते हैं 44 नंबर में, मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित है? तो खराज है जो कि भू राजस्व कर से संबंधित है। मध्यकालीन भारत में खराज भू राजस्व से संबंधित है। मध्यकाल में गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला भू राजस्व खराज है, जो कि कर लिया जाता था मुस्लिम से, जो कि भू राजस्व खराज है। मुस्लिम के लिए जाने जाने वाला भू राजस्व को उग्र कहते थे, जो कि 10% था। जकात क्या था? तो जकात मुस्लिम से लिया जाने वाला कर है, जो कि 40वां भाग होता था तथा मुस्लिम समाज में खर्च किया जाता था। और जजिया कर भी मुस्लिम लीमों से लिया जाने वाला कर है, जो कि मुस्लिम राज में रहने के बदले लिया जाता था। और खाम्स या खुम्स, जो कि युद्ध में लूट माल वाला होता था। इसमें सुल्तान का हिस्सा 20% और 80% सैनिकों के बीच बांटा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने 80% अपने पास रखा और 20% सैनिकों के बीच बांट दिया। उसके बाद है 45 नंबर में, एतमाद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है? तो ये होगा जहांगीर से संबंधित है। एतम उद दौला का संबंध मकबरा जहांगीर के काल में बनाया गया था। एतमाद उद दौला नूरजहां के पिता को दी गई उपाधि है। एतमाद उद दौला जो कि नूरजहां के पिता को दी गई उपाधि है। नूरजहां ने 1627 में अपने पिता की मृत्यु होने पर आगरा में एतमाद उद दौला का मकबरा बनवाया, और यह मकबरा पूरी तरह मुगल काल में सफेद मार्बल का बना यह प्रथम मकबरा है। और नूरजहां के पिता का नाम क्या था? गयास बेग था, तथा माता का नाम अस्मत बेग थी। उसके बाद है 46 में, द एंड गेम उपन्यास के लेखक कौन है? 46 नंबर के कौन होगा? आप लोगों को पता होगा तो डॉक्टर एस हुसैन जैदी, जो कि डी नंबर में है। 46 का द एंड गेम उपन्यास के लेखक एस हुसैन जैदी। और उसके बाद 47 नंबर में, भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? तो इसका होगा बी, पाटलिपुत्र से। भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? तो पाटलिपुत्र से संबंधित है। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी, जिसको सूर्य सिद्धांतिका कहा जाता है। दशमलव प्रणाली और शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने ही किया, और पाई का मान आर्यभट्ट ने दिया। आर्यभट्ट के नाम पर 1975 में भारत सरकार ने प्रथम
कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा? आर्यभट्ट के नाम पर क्या 1975 में भारत सरकार ने प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा। उसके बाद है 48 में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 48 का होगा सी नंबर में 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है 49 में पुलित्जर पुरस्कार विश्व 21 किस भारतीय मूल की महिला को दिया गया? तो 49 का सी मेघा राजगोपालन को भारतीय मूल महिला को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को।